हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले मेरे बारे में जान लीजिए। माई सेल्फ सौरभ सिंह, आई एम एक्स बॉटनी फैकल्टी आकाश इंस्टीट्यूट। आई हैव अप्रॉक्स 5 to 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। स्टूडेंट्स, आज हम आपको 11th क्लास का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द लिविंग वर्ल्ड। आप जानते हैं कि 11th के बायोलॉजी में 5 यूनिट्स हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में ये इसका फर्स्ट चैप्टर है, द लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी का मीनिंग ये समझिए, डाइवर्सिटी मीन्स होती है वैरायटी, ठीक है। अलग अलग कितनी टाइप की वैरायटी है, तो लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या वैरायटी है, कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यही हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। बायोलॉजी एक ग्रीक लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ ये वर्ड है। तो बायोलॉजी ग्रीक के 2 वर्ड से मिलकर बना है, 2 टर्म से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का मीन्स होता है लाइफ और लोगोस का मीन्स होता है टू स्टडी। इसका मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स। कोई भी साइंस जिसमें हम लोग ओनली किसका स्टडी करते हैं, लिविंग बीइंग्स का स्टडी करते हैं, वही क्या है, बायोलॉजी। और एरिस्टोटल जो कि बायोलॉजी के फादर है, इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। एरिस्टोटल का कंट्रीब्यूशन डिटेल में पढ़ेंगे। इनको फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। और बायोलॉजी जो टर्म है वो लैमार्क ने दिया था 1802 में। बायोलॉजी को मेनली 2 ब्रांच में डिवाइड किया गया है, ज़ूलॉजी और बॉटनी। तो ज़ूलॉजी में कई ढेर सारे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और बॉटनी में कई चैप्टर्स पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहला हमारा जो यहाँ पर आता है हेडिंग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स या इम्पोर्टेंट फीचर्स, द लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफ्रेंशिएट करते हैं नॉन लिविंग और लिविंग में क्या डिफरेंट है। लिविंग को हम लोग कैसे पहचानेंगे और नॉन लिविंग को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट फीचर को लेकर हम लोग क्या करेंगे, दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आते हैं हम लोग लिविंग बीइंग्स को, इम्पोर्टेंट फीचर्स को हम लोग देखते हैं क्या क्या फीचर है। लिविंग बीइंग का ये इम्पोर्टेंट फीचर है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शसनेस, मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होता ही है, मतलब ये फीचर उनको मस्ट दिखता है, ये फीचर उसमें लिविंग बीइंग्स में। तो सबको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पर। ग्रोथ, ग्रोथ का सिंपलिंग मीनिंग क्या होता है, इट मीन्स एन इंक्रीज इन मास। मास कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके मास में इंक्रीजमेंट हो रहा है, उसके वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट हो रहा है, उसके नंबर में इंक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ अकर्स फ्राई इनसाइड द बॉडी। सपोज करो ये स्टूडेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें जो ग्रोथ होती है वो इनर साइड से होती है। देखिए यहाँ पर ग्रोथ जो होता है 2 तरीके का होता है, एक बॉडी के बाहर से होता है आउटसाइड द बॉडी, और एक होता है इनसाइड द बॉडी। बट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होती है वो कहाँ पर होती है, इनसाइड द बॉडी होती है। इनसाइड द बॉडी मतलब अंदर से ग्रोथ होती है, इनर साइड से। और इसी को हम लोग ट्रू ग्रोथ मानते हैं। बट इन नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो आउटसाइड द बॉडी, बाहर से कोई मटेरियल यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है, तब वहाँ पर क्या होगा, ग्रोथ होगा। लेकिन ट्रू ग्रोथ हम लोग किसको मानते हैं स्टूडेंट्स, इनसाइड द बॉडी को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है, इट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ अकर्स फ्रॉम इनसाइड द बॉडी, और इट आल्सो अकर्स इन नॉन लिविंग एज इन माउंटेन्स, बोल्डर्स, सैंड माउंट्स। जो माउंटेन होता है, बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, सैंड माउंट जो मिट्टी के बड़े बड़े रेतीले होते हैं, रेत होते हैं, बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द सरफेस।
तो इन सब चीज़ों में जो ग्रोथ होती है वो उसके सरफेस पर बाहर से मटेरियल्स जाकर क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे क्या होती है, उनमें ग्रोथ होती है नॉन लिविंग में। बट हमने क्या माना है कि ग्रोथ जो होती है बॉडी के इनसाइड से होती है, जो तो ट्रू ग्रोथ क्या हो गया, इनसाइड द बॉडी। तो इसीलिए हम लोग ग्रोथ को कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं मानते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि ग्रोथ हमको कहाँ दिखता है, नॉन लिविंग में भी दिखता है। ठीक है, तो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होती है। इज इट क्लियर? ओके, अब आते हैं हम लोग प्लांट में और एनिमल में ग्रोथ कैसे होती है। तो प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। अनलिमिटेड ग्रोथ क्यों होती है? क्योंकि उसके होल लाइफ में, पूरे लाइफ स्पेन में जो ग्रोथ के लिए, ग्रोथ किससे होता है, ग्रोथ सेल डिवीजन की वजह से होता है। ठीक है, तो सेल डिवीजन लगातार चलती रहती है, जब तक प्लांट है तब तक उसमें सेल डिवीजन कंटिन्यू होता रहता है। तो इसीलिए प्लांट में कैसी ग्रोथ होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, कंटिन्यूसली ग्रोथ चलती रहती है। बट इसी का अपोजिट आते हैं एनिमल में। एनिमल में जो सेल डिवीजन होता है वो एक लिमिट में होता है। सेल डिवीजन एक लिमिट ग्रोथ होती है, उसमें कुछ सर्टेन लिमिट तक या सर्टेन एज के बाद वो ग्रोथ क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो एनिमल में लिमिटेड ग्रोथ होती है और प्लांट्स में क्या होती है, अनलिमिटेड या कंटिन्यूस ग्रोथ होती है। ओके, अब आते हैं इसके बाद हम लोग रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन जो कि दूसरा इम्पॉर्टेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारा जो इम्पॉर्टेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो है रिप्रोडक्शन। तो आपके लिए बेटर होगा स्टूडेंट्स कि आप इसका नोट्स भी बनाते चलिए, आप कॉपी पेन लीजिए, उसका नोट्स बनाते जाइए, आपके लिए इजी होगा चैप्टर को रिवीजन के लिए, चैप्टर को समझने के लिए। तो आप बीच बीच में पॉज करते हुए आप इसका नोट्स बनाते जाइएगा। ओके, तो हम लोग आते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को डिफाइन करते हैं। रिप्रोडक्शन का मीन्स इतना ही सिंपली होता है कि न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने की जो प्रॉपर्टी होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। और जो न्यू ऑर्गेनिज्म या जो प्रोजेनी होता है वो अपने पेरेंट के लेस या मोर सिमिलर होगा। वो डिपेंड करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो रिप्रोडक्शन जो होता है स्टूडेंट्स वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं दिखाई देता है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं दिखता है, बिल्कुल नहीं दिखता है। ये रिप्रोडक्शन ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दिखता है, बट सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं दिखता है। कहने का मीन्स यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिसमें रिप्रोडक्शन प्रॉपर्टी नहीं होती है या रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होता है। कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिया है, म्यूल, स्टाइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो इस कुछ ऑर्गेनिज्म की वजह से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन को एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं रखते। तो रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। इट इज़ नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स। और ये जो म्यूल है ये मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, हम लोग इसके बारे में आगे भी कहीं पढ़ेंगे जेनेटिक्स में। ठीक है, म्यूल के लिए। तो आप जानते हैं ये दो अलग अलग स्पीसीज के हैं, दो अलग अलग स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म है। इसमें कैप्टिव ब्रीडिंग कराते हैं, ठीक है, फोर्सली ब्रीडिंग कराते हैं, जिसकी वजह से ये म्यूल जो होता है ये स्टेराइल हो जाता है, स्टेराइल। तो ये सम एक्सेप्शन है रिप्रोडक्शन का, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हुए भी रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं, इसीलिए रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, तो हम लोग कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। जैसे अमीबा हो गया, एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जैसे मान लो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसमें हो रहा है सेल डिवीजन। ये एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बन गया, इसको हम लोग रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, इसको ग्रोथ भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म है, इससे दो ऑर्गेनिज्म बन गया, मतलब इसमें ग्रोथ हो गया। जैसे मान लो कॉलोनी है, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एक मान लो एक सेल है, इसमें धीरे धीरे क्या हो गया, रिप्रोडक्शन होकर एक से दो बना सेल,
2 से 4, इस तरह से ढेर सारे सेल डिवीजन करके अपनी ढेर सारे यानी कि इस ऑर्गेनियम की क्या बन गई, कॉलोनी बन गई। बैक्टीरिया या अमीबा की क्या बन गई, कॉलोनी बन गई। तो इससे क्या हो गया, इनके नंबर में इंक्रीजमेंट हो गया। अभी हमने ग्रोथ को डिफाइन किया था, नंबर में इंक्रीजमेंट को क्या बोलते हैं, ग्रोथ। और ये जो सेल डिवाइड होकर 1 से 2 ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है, ये क्या है, ये रिप्रोडक्शन है। तो हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वहाँ पर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ क्या होता है, सिनोनिम होता है। उसको चाहे ग्रोथ बोल सकते हो या रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, एक ही बात होती है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस जो है ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का विदाउट एनी एक्सेप्शन। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो वो कुछ न कुछ कॉन्शसनेस होता है, ठीक है। कॉन्शसनेस एक बहुत ही मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। कॉन्शसनेस का मीनिंग क्या होता है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुली। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने सराउंडिंग के माहौल को समझता है, अपने सराउंडिंग को, अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से समझता है और उसके अगेंस्ट क्या करता है, स्टिमुलस देता है। जैसे हम लोग चलते रहते हैं, अचानक से अगर हमारे पैर में कोई कांटा चुभ जाता है तो अपने पैर को हम लोग तुरंत ऊपर उठा लेते हैं या तुरंत उस जगह से हटा लेते हैं। तो वो जो कांटे था वो क्या है, सराउंडिंग का कुछ मटेरियल है, कोई फिजिकल चीज़ है, हमारे पैर से टकराया मतलब हमको क्या मिला, स्टिमुलस मिला। हमारे पैर को चुभा मतलब हमको स्टिमुलस मिला और हमने अपने पैर को तुरंत झट से हटा दिया मतलब हमने उसके लिए क्या दिया, हमने उसको लिए रिस्पॉन्ड दिया। तो ये प्रॉपर्टी हर जगह पर होती है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में होती है। इसीलिए ये क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का। सभी ऑर्गेनिज्म्स में ये कॉन्शसनेस प्रॉपर्टी होती है, बट ह्यूमन बीइंग की बात करें, ह्यूमन बीइंग सेल्फ कॉन्शसनेस होता है क्योंकि अपना व्यवस्था वह स्वयं खुद कर लेता है। जैसे ठंडक आई, अपने लिए कपड़े बना लिए, गर्मी आया, अपने लिए वो एसी लगा लिए, फ्रिज लगा लिए, कूलर लगा लिए। तो इस टाइप की जो सेल्फ कॉन्शसनेस वाली प्रॉपर्टी होती है वो ओनली ह्यूमन में होती है। तो ह्यूमन बीइंग हैज़ सेल्फ कॉन्शसनेस। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आया है क्वेश्चन कि कौन सी प्रॉपर्टी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है और कौन सी प्रॉपर्टी डिफाइनिंग नहीं है। ओके, सेल्फ कॉन्शसनेस या कॉन्शसनेस प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मेटाबॉलिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बॉडी के इनसाइड में होने वाले सारे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकर्स इनसाइड द बॉडी। बॉडी के इनसाइड में, ठीक है, बॉडी के आउटसाइड नहीं, बॉडी के इनसाइड में होने वाले सारे केमिकल रिएक्शंस को के सम को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। आप जानते हो मेटाबॉलिज्म 2 टाइप्स का होता है, कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव, एनाबॉलिज्म मतलब कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव मीन्स होता है कोई भी पार्ट, कोई भी सब्सटेंस टूट कर क्या होता है, छोटे छोटे चीज़ें बना लेता है। कंस्ट्रक्टिव मतलब कोई छोटी छोटी सब्सटेंस मिलकर क्या बनाती है, कोई नया चीज़ बनाती है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, जो कि हमारे बॉडी में होता है। आप डाइजेशन में देखिए जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एक्सक्रीशन में जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, वो सारे क्या है, मेटाबॉलिज्म ही तो है, रिएक्शन ही तो है। आप प्लांट फिजियोलॉजी में जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, वहाँ पर भी ढेर सारे रिएक्शंस आते हैं, तो वो सब क्या है, मेटाबॉलिज्म है। तो मेटाबॉलिज्म भी क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ये नॉन लिविंग थिंग्स में बिल्कुल नहीं होता है मेटाबॉलिज्म, वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती है बॉडी के इनसाइड में नॉन लिविंग चीज़ों में। तो इसीलिए मेटाबॉलिज्म क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए विदाउट एनी एक्सेप्शन। मेटाबॉलिज्म का कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये होता ही होता है। ओके, एक इम्पॉर्टेंट लाइन दे रखा है एनसीईआरटी में, एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर्स आउटसाइड द बॉडी। कभी कभी मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बॉडी से बाहर भी होती है। बॉडी से बाहर मीन्स ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, यहाँ पर होती है मेटाबॉलिक प्रोसेस। जैसे हमने एक स्पर्म ले लिया, एक ओवम ले लिया,
ठीक है। तो इसको जब फ्यूज़ कराएंगे तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद वहाँ पर जाइगोट में क्या होगी, सेल डिवीजन होगा। ऑब्वियस सी बात है उस टाइम पे क्या होंगे, सेल में क्या होंगे, रिएक्शंस होंगे, ठीक है, रिएक्शंस होंगे। और वो रिएक्शन क्या है, हालांकि ये प्रोसेस, ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है ये ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है, क्योंकि ये बॉडी के आउटसाइड में हो रही है। बट यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है, जैसे बॉडी के अंदर, बॉडी के इन साइड में ह्यूमन की बात करें, फैलोपियन ट्यूब में क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है, उस जाइगोट में जब डिवीजन वगैरह होता है तो क्या बॉडी के अंदर होता है, वही सेम टू सेम चीज़ें यहाँ पर भी होती है। मतलब केमिकल रिएक्शन वहाँ भी हो रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शन वहाँ पर भी हो रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शन यहाँ पर भी हो रही है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस जहाँ पर हो रहा है ये तो ना तो ये लिविंग है ना तो नॉन लिविंग, बट यहाँ पर इसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है वो श्योरली क्या है, लिविंग है। जैसे बॉडी के इन साइड में होता है वैसे इस टेस्ट ट्यूब में भी यहाँ पर क्या होंगे, रिएक्शन होंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनियम इन विट्रो नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। तो यहाँ पर जो एक्शन हो, रिएक्शन हो रहा है वो क्या है, श्योरली लिविंग जैसा है, जैसे कि बॉडी के इन साइड में होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पर वो क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। 5 नंबर की जो प्रॉपर्टी है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो ये ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दिखता है, नॉन लिविंग में नहीं दिखती है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ये मान लो कोई नॉन लिविंग चीज़ें हैं, ये नॉन लिविंग चीज़ें हैं, ये ऑर्गेनाइज अपने आप ऑर्गेनाइज होकर कोई एक किसी एक मेन फंक्शन के लिए परफॉर्म नहीं करेगा, ये ऑर्गेनाइज नहीं होगा अपने आप। लेकिन सेल के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी, ऑर्गेनिम्स के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हम लोग देखते हैं जो सेल होते हैं, इस तरह से ढेर सारे सेल में जब डिवीजन होता है तो कई ढेर सारे सेल्स बनते हैं, मल्टीसेलुलर स्टेज आता है। ये धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होकर क्या बना लेता है, पूरा होल टिश्यू बना लेता है, ठीक है। अब टिश्यू को ये स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, और वो टिश्यू क्या होकर ढेर सारे आपस में टिश्यू क्या होंगे, ऑर्गेनाइज होकर क्या बना लेंगे, एक धीरे धीरे क्या बना लेंगे, ऑर्गन बना लेंगे, ठीक है, ऑर्गन बना लेंगे। इस तरह से कई ढेर सारे ऑर्गन जो होंगे आपस में ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। जैसे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में देखते हैं, माउथ है, इसोफेगस है, स्टमक है, ये ढेर सारे ऑर्गन क्या आएंगे, अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया, ऑर्गन सिस्टम बना लिया। इस तरह से बॉडी का सारा सिस्टम जो होता है, सारा ऑर्गन सिस्टम अपने आप को ऑर्गेनाइज करके कंप्लीट क्या बनाया, बॉडी बना लिया। तो ये प्रॉपर्टी ओनली स्टूडेंट किसमें दिखता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो ये आपके लिए आज का जो टॉपिक था हमारा, इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स समाप्त हो गया है स्टूडेंट्स। तो इसको आप 1-2 बार पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, 1-2 क्वेश्चन बन जाता है। आप नोट्स बनाइए, अभी से ही आप लग जाइए नीट और एम्स का प्रिपरेशन के लिए, अभी से ही लग जाइए। 11th क्लास से पूरा अपना जोर लगा दीजिए ताकि आप नेक्स्ट ईयर में सेलेक्ट हो जाइए, अच्छे रैंक से सेलेक्ट होइए। सेलेक्ट होना मतलब अच्छे रैंक सेलेक्ट से होइए, तब आपके लिए और बेहतर होगा। जितना अच्छा रैंक आपको मिलेगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। और आप अभी से ही लगा दीजिए, जी जान लगा दीजिए। तो जो इस समय चल रहा है धरती पे हमारे कोविड-19 का जो अटैक चल रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर तो बनेंगे ही बनेंगे, ये तो फिक्स है, नहीं तो उनका इलाज कौन करेगा, ठीक है। पढ़ाई तो होगी ही होगी, नहीं तो बच्चे डॉक्टर कैसे बनेंगे, डॉक्टर नहीं बनेंगे तो इलाज कैसे होगा मरीजों का। तो आप अच्छे से पढ़िए, कौन पढ़ा रहा है कौन नहीं पढ़ा रहा है, आज आपको कोई और पढ़ाएगा, कल हो सकता है आपको और कोई पढ़ाए, तो उससे मतलब मत रखिए। आप सिर्फ अपना काम बनाइए, आप बेहतर तरीके से पढ़िए, ठीक है। आपको जो भी दिक्कत हो, प्रेजेंटली आपके साथ जो भी टीचर हैं आप उनसे इन्वॉल्व होइए, आप उनसे बात करिए। कोई भी आपको डाउट्स हो उनसे कांटेक्ट करिए आप टीचर से, ठीक है। आप लगे रहिए। और 11th में आप जानते हैं 11th की बायोलॉजी थोड़ा डीप होती है, और 12th की बायोलॉजी उतना डीप नहीं होती, उतने चैप्टर्स नहीं है। 11th अच्छे से पढ़िए आप, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, और पूरा प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सेल बायोलॉजी, सारा इसी 11th क्लास में ही हम लोग पढ़ाते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।